सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बी पार्ट देख रहे हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए इंडक्टर। सो उसके पहले हम लोग सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम में देखो, ये हमने की अटैच की है। देन ये एसी सर्किट है, मतलब जो हमारा सोर्स रहता है जहाँ से हमारा करंट पास होता है वो है। देन ये करंट पास हो गया और हमने इंडक्टर के लिए एल से डिनोट किया है। इंडक्टर मतलब क्या रहता है, अगर ये मेरा कोई रॉड है, रॉड को मैंने वायर रैप कर दी तो ये हुआ मेरा इंडक्टर, जिसको मैंने एल से डिनोट किया है। ओके। सो जैसे हमने पहले वाले कंसेप्ट में देखा था कि एक रेजिस्टर्स रहता है और हम लोग की से अगर मैं करंट को पास करती हूँ तो रेजिस्टर उस करंट को अपोज करता है। उसी तरह ये इंडक्टर्स में हमने ये एल से जो डिनोट किया है वही हमारा एक रेजिस्टर का वर्क करता है। अभी देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये EMF के लिए वैल्यू है। सो अगर मेरा करंट का डायरेक्शन सेम एज पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पास होगा, ओके, तो उसके लिए हमें क्या इक्वेशन होगा वो हमें देखना है। सो बाय अल्टरनेटिंग EMF, सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो ये वाला इक्वेशन लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1। वेन द की के इज क्लोज, अगर की को हमने क्लोज रख दिया, करंट आई ग्रो इन द इंडक्टर बिकॉज magnetic flux with the changes and the induced EMF is produced when oppose the applied EMF। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजेस हो रही है, उसके कारण जैसे हमने करंट को अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अपोज करेगा, मतलब जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया है इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। तो आप लोगों को लेंस लॉ पता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। सो उसी तरह हमने यहाँ पे इंडक्टर की बात चल रही है, इंडक्टर के लिए हमने L से डिनोट किया है, इसीलिए मैंने E इज इक्वल टू माइनस एल। और ये करंट का डायरेक्शन है, मतलब अगर मेरा करंट कोई पास हो रहा है तो पर्टिकुलर उसके लिए टाइम पीरियड भी लगेगा। सो di/dt, सो E इज अ इंड्यूस्ड EMF एंड di/dt इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो अभी नेक्स्ट देखो, द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट अप्लाइड ईएमएफ के लिए हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई डैश से डिनोट किया है अकॉर्डिंग टू द क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ हमने पढ़ा था, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सो ई इज इक्वल टू माइनस ई डैश। तो ई की तो वैल्यू हमें पता है, अभी जो हमने फाइंड की है माइनस माइनस एल di/dt। सो ये ई डैश भी हो सकता है या फिर ई भी हो सकता है। सो माइनस माइनस हो गए प्लस एल di/dt। सो इसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है। सो di मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया है, E डिवाइडेड बाय एल और ये dt, इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 को मैं इंटीग्रेट करती हूँ। सो इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगी तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E/L dt। ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, जो हमने पहले ही फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 1 में। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो अभी मैंने एल की वैल्यू, एल तो जैसे वैसे, सो ई नॉट एंड एल जो है वो मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में आएगा साइन ओमेगा टी डी टी। सो अभी देखो, ये ई नॉट एल जैसे वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड। पहले कंडीशन में ये मैंने कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा रखा था, अभी मैं ओमेगा को भी बाहर निकालती हूँ तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके। सो ई नॉट माइनस सॉरी ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी मतलब होता है करंट का डायरेक्शन, एक तो आई लिखो या फिर आई नॉट से डिनोट करो। सो ये मैंने आगे भी लिखा है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा टी। सो यहाँ पे यहाँ पे मैं आई पुट करती हूँ तो ये कॉस ओमेगा टी जैसे वैसे। सो हमारा ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, मतलब करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सो पहला ई वाला इक्वेशन जो था हमें मिला था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई वाला जो था ये वाला मिला है कॉस वाला। अभी देखो ये कॉस में वैल्यू आई है, मतलब इसको हमें साइन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो साइन में कन्वर्जन करते वक्त आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन, ये वाला ही फंक्शंस लिखा है साइन। अभी देखो कॉस ओमेगा टी मतलब कितना होता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ओमेगा टी है, तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ये देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। सो अभी देखो यहाँ पे माइनस ओमेगा टी है, यहाँ पे माइनस ई नॉट ओमेगा एल है, तो माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएंगे, ई नॉट ओमेगा टी, ये साइन जैसे वैसे, ये मैंने टर्म इस साइड शिफ्ट कर दी ओमेगा टी की, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा ना।
तो पॉजिटिव ओमेगा टी एंड माइनस पाई/2 ये मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पे देखो ये वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट की थी आई नॉट के लिए, तो उसी तरह मैंने ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल आई नॉट से डिनोट किया है साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। ये इक्वेशन नंबर 4 मिला है। तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमें मिला है वो साइन वाले फॉर्म में। पहले हमें कौन सा इक्वेशन मिला था, कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो पहला वाला इक्वेशन जो था हमारा ये वाला था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इक्वेशन नंबर 3 जो था आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। या दोनों भी इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। द अल्टरनेटिंग करंट आई लेग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई एम एफ बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। सो पाई/2 हम लोगों को एंगल दिखाई दे रहा है। अल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारा पीछे है, किसी के कंपैरिजन में, ईएमएफ के कंपैरिजन में। सो हमें ग्राफिकली देखना है अभी। सो देखो ग्राफ ऑफ ई एंड आई का ग्राफ। सो जैसे हमें एक साइन वाला फंक्शन मिला था और एक कॉस वाला फंक्शन, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन एंड कॉस प्लस साइन माइनस साइन प्लस कॉस माइनस कॉस, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम ऑसिलेशन चैप्टर में पहले ही देख चुके हैं। तो इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ जाए। सो ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। जीरो से मेरा अगर कोई कर्व स्टार्ट होता है, मतलब अगर साइन वाला फंक्शन है तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब पॉजिटिव जीरो से। ओके, देन जीरो से स्टार्ट होके वो एंड होगा, ये साइन वाली कन्वर्जन है। ओके, तो यहाँ पे ई नॉट से डिनोट किया है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, माइनस कॉस था, तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यूज रहती है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज रहती है। तो कॉस के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस के लिए, और प्लस के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी माइनस कॉस था हमारा, इसीलिए मैंने यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया। ये हुआ हमारा माइनस आई नॉट का ग्राफ। तो यहाँ पे पीक पॉइंट मैंने अटैच कर दिए, तो माइनस ई नॉट, ये ई नॉट, आई नॉट और ये माइनस आई नॉट, और ये जीरो से स्टार्ट हुआ हमारा। तो ये बन गया हमारा ई एंड आई का ग्राफ। सो अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था कि करंट जो रहेगा वो ईएमएफ से लेग्स रहेगा, लेग बिहाइंड मतलब वो पीछे रहेगा। ओके, अभी फेजर डायग्राम देखते हैं। सो फेजर डायग्राम देखने के लिए आपको कुछ पेज नंबर 292 पर जो थ्योरी लिखी है वो देखनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे नोट्स में थ्योरी मेंशन नहीं की है, बट मैं आप लोगों को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये एक इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। सो ये तो हम लोगों को बनाना आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो है ओमेगा टी का डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। सो यहाँ पे हमें ई नॉट मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे अगर सेकंड वाला इक्वेशन जो आया है वो हमारा कॉस वाला है। सो कॉस वाला इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई/2 मतलब कितना होता है, 90 का एंगल। सो मैंने यहाँ पे अगर 90 का एंगल बना लिया, यहाँ से मैंने 90 का एंगल बना लिया, ये तो हमारा हाफ ही हुआ। ओके, सो अगर मैंने 90 का एंगल बना लिया तो ये जो डायरेक्शन होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी का, ये ओमेगा टी है, माइनस है उसके साथ ये, क्योंकि इस साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यूज रहती है और इस साइड हमारी निगेटिव वैल्यूज रहती है। तो ये हुआ साइन ओमेगा टी, इतना ग्राफ। देन क्या है, माइनस पाई/2, तो माइनस पाई/2 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 90 का एंगल बनेगा। ओके, दिखाई दे रहा है। सो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड पाई/2। तो इसकी थ्योरी आप लोगों को 292 पेज नंबर पर मिल जाएगी। ओके, सो ये हुआ हमारा सेकेंड वाला कंस्ट्रक्शन। सो और एक देखो यहाँ पे हमने एक इंडक्टिव रिएक्टेंस करके कुछ टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो एक्सेल से डिनोट करते हैं। सो जैसे मैंने पहली डायग्राम आपको एक्सप्लेन की थी, वहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस था, एक्सेल से डिनोट करना है यहाँ पे। द ओपनिंग नेचर्स ऑफ द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे बोलते हैं, जो अपोज करता है। मतलब इंडक्टर अगर, जैसे मैंने हमारे पहले इसमें कंसेप्ट देखा था, मेरा करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अटैच किया था। उसी तरह मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, एक रॉड को वाउंड किया है वायर, और उसी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। सो ये आखिरकार रेजिस्टेंस का ही वर्क कर रहा है, तो उसी रेजिस्टेंस को हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस उन्होंने XL से डिनोट किया है। ओके, सो वो क्या करेगा, जितना भी एसी करंट है, मतलब एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा पास हो रहा है इंडक्टर में से, सो वो अपोज करेगा उस नेचर को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
सो बाय ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पे देखो वी के जगह पे मैं ई भी पुट कर सकती हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। देन वी के जगह पे ई भी पुट कर सकती हूँ। आर मतलब तो रेजिस्टेंस है ही हमारे पास, यहाँ पे जैसे एक्सेल वाला एक रेजिस्टेंस दिया है उन्होंने, उसी तरह। सो आई नॉट, यहाँ पे हम लोग आई नॉट भी डिनोट कर सकते हैं। सो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल। सो ओमेगा एल मतलब ये कहाँ से आया, अभी ये आई नॉट की टर्म ऑलरेडी थी, अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल। सो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। सो ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता है 2πf होती है, तो मैंने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2πf, और ये एल जैसे वैसे। सो एक्सएल हम लोगों को मिल गया। और एक्सएल क्या था हमारा, एक्सएल जो था इंडक्टिव रिएक्टेंस से हम लोग डिनोट करते थे। अभी देखो, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस L एंड द फ्रीक्वेंसी F इज अल्टरनेटिंग करंट। सो ये डिपेंड रहेगा फ्रीक्वेंसी एंड करंट को। ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा भी है कि आपको समझ जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस L एंड द फ्रीक्वेंसी F इज अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग होता है ये करंट एंड फ्रीक्वेंसी से डिनोट रहेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। अभी देखो नेक्स्ट डीसी वाला करंट। सो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो जीरो रहेगी, तो एक्सएल भी जीरो ही रहेगा। अगर मेरा कोई चार्जेस का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओके, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी, मतलब करंट जो रहेगा वो पास नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है, अ प्योर इंडक्टर्स ऑफर अ जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी, द इट्स पास डीसी ब्लॉक AC इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब पहले वाली रेजिस्टेंस वाले कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे AC एंड DC दोनों भी पास हो रहे हैं, बट इंडक्टेंस के कंडीशन में AC जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। वाई, बिकॉज उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, एंड जो DC रहेगा वो पास होगा। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ गया होगा। सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।